एक गांव में संपत नाम का अंधा व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी रुक्मणी संपत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती थी। वो दिन रात संपत को उसके अंधे होने के ताने मारती रहती थी और संपत को भूखा भी रखती थी। संपत बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन संपत एक दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी गांव का एक बिगड़ैल युवक मनोज आकर संपत से बोला, सुना है आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही। कितनी बार कहा है मनोज कि अपने काम से काम रखा करो। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। क्योंकि ये मेरे परिवार का निजी मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो ही अच्छा है। अपने काम से काम रखो। तो अपने घर के निजी मामले अपने ही घर पर रखो ना। अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई है या नहीं सिखाई? तुम कहना क्या चाहते हो मनोज? यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र राकेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा था। राकेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे कि वो उसकी पत्नी हो। अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हो। सारा गांव जानता है कि तुम्हारी पत्नी रुक्मणी चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं। वैसे एक बात बोलूं संपत भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी एक लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ती है। भाभी ने तो तुमसे विवाह करके तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत है कि तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे युवक भी हैं जो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे हैं। मनोज की बात सुनकर संपत क्रोधित होकर अपने घर आ गया और अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुक्मणी? तुम मुखिया के लड़के के साथ हंसी मजाक करती हो, वो भी अश्लील तरीके से। ये तुमसे किसने बोला? मनोज ने। और सिर्फ मनोज ने ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैं तुम्हारे बारे में घटिया बातें सुन चुका हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुक्मणी। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किसी की पत्नी हो। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो बचपन से अंधा हूँ, तुम इस बात को जानती थी। हाँ किया था, तुम्हारी जमीन जायदाद के लालच में किया था। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा नाकारा पिता वसीयत में ये लिख कर गया है कि उसका अंधा पुत्र संपत किसी भिखारी के नाम तो अपनी संपत्ति कर सकता है, पर अपनी पत्नी के नाम पर नहीं कर सकता और न ही उसे बेच सकता है। मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला मत बोलो रुक्मणी। वो जानते थे कि मैं अंधा हूँ और लोग मेरा फायदा उठाएंगे, इसी वजह से वो इस तरह की वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है उसे तुम ही रखती हो रुक्मणी, और उसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा देती हो, मुझे पेट भर का भोजन भी नहीं देती। गांव के दूसरे घरों से मुझे मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। अरे अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? रुक्मणी की बात सुनकर संपत बहुत भावुक हो गया। ठीक है रुक्मणी, मैं जाता हूँ और वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगा। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। संपत बेचारा अपने घर से रोता हुआ सड़क की ओर निकल गया और एक रोड पर जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ पर गांव का व्यक्ति बलवीर, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, संपत के पास आकर बोला, अरे क्या हुआ संपत भैया? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया जो यहाँ उदास बैठे हो? कभी कभी मैं सोचता हूँ बलवीर भैया कि भगवान ने मुझे जीवन ही क्यों दिया, और अगर दिया तो मुझे अंधा क्यों बना दिया? अरे संपत भैया, तुम तो रो रहे हो, क्षमा करना, मैंने तुम्हारी आंखों पर गौर नहीं किया। मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मुझे घास तक नहीं डालती। ये दुनिया ऐसी ही है संपत भैया। अगर तुम्हारी आंखें सही होती ना तो शायद तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करती। अब तुम घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। बलवीर भैया, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। संपत भैया, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे गाड़ी का माल लेकर पंजाब निकलना है, और पंजाब यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तुम थक जाओगे। नहीं बलवीर भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, या फिर तुम भी मुझे इस गांव के लोगों की तरह बोझ ही समझते हो। कैसी बातें कर रहे हो संपत भैया? भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है क्या? अरे मेरी पत्नी जब भी रात का भोजन बनाती है ना, तो मुन्ना से बोलती है कि जाकर संपत भैया को बुला ला, उनकी पसंद का भोजन बनाए। अब चलो मेरे साथ। बलवीर एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। संपत बलवीर के साथ ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा।
अचानक ट्रक के चारों टायर में एक ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ बलवीर भैया? पता नहीं संपत भैया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना कहकर बलवीर ट्रक से उतर गया और संपत भी। ये तो ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं और यहाँ पर आसपास से ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं। हम तो फंस गए। संपत घबराते हुए बोला। अब क्या होगा बलवीर भैया? सोचने दो संपत भैया, कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी बलवीर की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक को देखकर बलवीर बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। वो ट्रक रात के अंधेरे में बुरी तरह से जगमगा रहा था। बलवीर दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंच गया। ट्रक को देखकर उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। बलवीर संपत की ओर देखकर बोला। संपत भाई, मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। इस तरह का ट्रक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो जैसे कि पूरा का पूरा असली हो। ध्यान से देखो बलवीर भैया, हो सकता है इसका मालिक भी इसी में मौजूद हो। पागल हो गए हो क्या संपत भैया? कोई नहीं है यहाँ पर। तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो बस इस वीरान जगह से बाहर निकलना है। संपत की बात बलवीर को जच गई। बलवीर ने संपत को ट्रक के अंदर बिठा दिया। उसने जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट हो गया। कमाल है, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है? बलवीर ने गियर डाला ही था कि तभी एक बड़ा सा घेरा, जो कि दूर से बिल्कुल ब्लैक होल की तरह मालूम होता था, बलवीर के सामने बन गया और वो ट्रक अपनी फुल रफ्तार से उस ब्लैक होल में समा गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। बलवीर चीखते हुए संपत से बोला। संपत भैया, तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो डर लग रहा है। अरे बलवीर भैया, मेरे जीवन में तो पिछले 25 सालों से अंधेरा है। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, संपत भैया तो बेचारे स्वयं अंधे हैं। तभी बलवीर को सामने सूरज उगता हुआ नजर आया और देखते ही देखते वो ट्रक एक रोड पर जाकर खड़ा हो गया। बलवीर संपत को लेकर उस ट्रक से बाहर निकलकर आ गया और हैरत से चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि सूरज सर पर था। क्या हम पंजाब पहुंच गए? पंजाब नहीं संपत भैया, हम तो पता नहीं कहां पहुंच गए, समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ चंद सेकंड पहले तो इस ट्रक में बैठे हुए थे, अचानक इतनी जल्दी दोपहर कैसे हो गई? और ये कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो बेहतर हम उस सुनसान वीरानी जगह पर ही थे। इतना कहकर बलवीर ने क्रोधित होकर एक घूंसा ट्रक पर मार दिया। बलवीर के घूंसा ट्रक में पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक में धूल उड़ने लगी, मगर जैसे ही वो धूल के कण संपत की आंखों में पड़े, संपत को सब दिखाई देने लगा। मुझे अब दिखाई दे रहा है बलवीर भैया, तुम तो काफी लंबे और चौड़े हो। क्या मजाक कर रहे हो संपत भैया? मजाक नहीं कर रहा बलवीर भैया, सच कह रहा हूँ। तुमने इस वक्त नीली कलर की पगड़ी, ब्लैक कलर की पैंट और लाल रंग की शर्ट पहन रखी है। अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है संपत। तभी संपत उस जगह को बहुत गौर से देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में तेज धमाका हुआ और वो दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। बलवीर भी संपत के पीछे दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। तभी संपत की नजर एक बच्चे पर पड़ी, जो कि कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वो झूला बहुत तेज झुलाए। संपत ये दृश्य विस्मय भरी नजरों से देखते हुए बलवीर से बोला। बलवीर भैया, तुम्हें पता है कि बच्चा कौन है? मुझे क्या पता कि ये बच्चा कौन है? इस बच्चे को गौर से देखो बलवीर भैया, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को भी देखो। संपत के कहने पर बलवीर उन बच्चों को गौर से देखने लगा। वो हैरत से मुंह फाड़ता हुआ संपत की ओर देखकर बोला। ये तो तुम हो संपत भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वो तो हमारे गांव का बल्ली है। अब बलवीर ने चारों ओर गौर से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। बलवीर चीखता हुआ बोला। ये तो हमारा ही गांव है, लगता है हम समय के पीछे पहुंच गए हैं। तभी संपत ने देखा कि उसके बचपन वाला रूप, जो कि झूले में बैठा हुआ तेज तेज झूला झूल रहा था।
संपत दौड़ता हुआ अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर जाओ बेटा। कौन हो तुम? मैं तुम ही हूँ। मैं तुम ही हूँ से क्या मतलब है आपका? ये मतलब कि तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सर उस पेड़ से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरा ही बचपन हो। मैं समय के पीछे आ गया हूँ। संपत बचपन में भी बहुत भोला था। संपत की बात सुनकर संपत का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतर गया और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। तो इसका मतलब संपत भैया, तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हुए थे? हाँ, मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन मैं गिर पड़ा और मेरा सर उस पेड़ से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और संपत और बलवीर के शरीर उन किरणों में नहा गए। वो दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जा पहुँचे और मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही ब्लैक होल बन गया। मिट्टी का ट्रक उस ब्लैक होल के अंदर जाकर समा गया। कुछ ही देर में संपत और बलवीर उसी स्थान पर खड़े थे जहां उन्हें वो ट्रक मिला था। संपत और बलवीर तुरंत ट्रक से बाहर निकल आए। संपत को अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। लगता है तुमने वक्त को बदल दिया, लेकिन ये जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? नहीं बालवीर, वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो ये है कि ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया और उसने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया। ईश्वर ने मुझे 30 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई ट्रक हूँ, टाइम ट्रेवल वाला ट्रक। जो भी मेरे ट्रक के अंदर बैठता है वो अपने बचपन के काल में पहुंच जाता है और वो भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुंच सकता है। अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो और उसके भविष्य को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते संपत। मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के भूतकाल में जा सकता हूँ जिनके लिए बदलाव भविष्य में बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी हो तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर चले आना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। संपत और बलवीर अपने घर वापस आ गए। संपत की आंखों में रोशनी देखकर उसकी पत्नी रुक्मणी हैरत से बोली, अरे आपकी तो आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता है आपको, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। मुझे पता है रुक्मणी कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर आपका बाहर इंतजार करती रही, वहीं से आ रही हूँ। तभी संपत ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया। निकल जाओ यहाँ से रुक्मणी, तलाक के नोटिस तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगे। मुझे तुम्हारी जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और समय व्यतीत नहीं करना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो। मुझे ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने ही बताई है, क्योंकि वो भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रुक्मणी हाथ जोड़ती रही, मगर संपत ने अब उसकी एक भी बात नहीं सुनी। संपत ने एक दूसरा विवाह कर लिया। आज भी वो उस टाइम ट्रेवल मिट्टी के बने हुए ट्रक के द्वारा दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्य काल में जाकर उनकी मदद करता रहता है।